दोनों पोल से बाहर अगर दुनिया में ग्लेशियर है, बर्फ़ है, तो वो गिलगित बल्तिस्तान का खिता है। गिलगित बल्तिस्तान का इलाका जैसे हम सबको पता है 3 जवान तरीन पहाड़ी सिलसिलों का मस्कन है, और फिर बीच में इतनी गर्म हीट वेव्स आ गई कि गिलगित मुल्तान लगने लगा था। अच्छा, अवेयरनेस की वजह से लोग अवॉइड करने लगे कि नहीं, अभी ये मौसम नहीं है बकरियां ले जाने का या फलां जगह से गुजरने का। तो 16 ऐसी वादियां हैं हमारी गिलगित बल्तिस्तान में जिनको ख़तरा लाहक है, जो ग्लेशियर्स के करीब वो वादियां मौजूद हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। गिलगित मीडिया नेटवर्क के प्रोग्राम मुज़ाकरा के साथ मैं हूँ ताहिर राना। नाज़रीन, जहाँ एक तरफ पूरी दुनिया एक क्लाइमेट चेंज के एक मसले का शिकार है, वहीं पे हम देखते हैं कि गिलगित बल्तिस्तान जो कि माहौल के हवाले से बेशतर ममालिक या बेशतर इलाकों से ज़्यादा बेहतर जगह है, यहाँ भी क्लाइमेट चेंज के असरात नज़र आ रहे हैं। इसी हवाले से हम बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं सैयद जाहिद हुसैन शाह, जो कि ग्लोव 1 प्रोजेक्ट के कोऑर्डिनेटर और ग्लोव 2 प्रोजेक्ट में PND की जानिब से कोऑर्डिनेशन एक्सपर्ट के तौर पर काम करते हैं। जाहिद साहब, आपको हम खुशामदीद कहते हैं अपने स्टूडियो में। सबसे पहला सवाल आपसे ये होगा कि क्लाइमेट चेंज के क्या असरात हैं गिलगित बल्तिस्तान पे, और हम देखते हैं कि माजी में जो बारिशें दिसंबर या नवंबर में होती थी, आजकल वो जनवरी और फरवरी या मार्च में हो रही हैं। बहुत शुक्रिया राना साहब, आपने मुझे मौका दिया, और ये बहुत अहम भी है। इसमें यह है जनाब कि क्लाइमेट चेंज काफ़ी अरसे से ये एक नया लफ्ज़ हमारे इलाके में आया। क्लाइमेट चेंज तबान ज़्यादा आम हो गया जी, क्लाइमेट चेंज हो गया। अब उसको क्लाइमेट चेंज को ये ही क्या, क्यों हुआ है, कैसा है, इसके क्या असरात हैं, इसका क्या इम्पेक्ट है, ये तो उस पे बहुत ज़रूरी था कि लोगों को अवेयर किया जाए, लोगों को बताया जाए और इसके असरात से तमाम लोगों को आगाह किया जाए। गिलगित बल्तिस्तान का इलाका जैसे हम सबको पता है 3 जवान तरीन पहाड़ी सिलसिलों का मस्कन है। कराकोरम हिंदों के शमालिया, ये तारीख़ी तौर पे ये लिखा और बताया जाता है कि ये बहुत जवान पहाड़ी सिलसिले हैं, तो ये अभी सेटल्ड नहीं है। और इन अनसेटल्ड पहाड़ी सिलसिलों के दामनों में जो गिलगित बल्तिस्तान की अवाम रहती है, न सिर्फ इंसान बल्कि बायोडाइवर्सिटी, बहुत बड़ा एक हयातियाती तनावों का यहाँ वजूद है। ये सब गुज़श्ता 30-40 सालों से मुतासिर होता आ रहा है इस मौसमियाती तगय्युर पजीरी की वजह से, जिसको हम क्लाइमेट चेंज कहते हैं। क्लाइमेट चेंज के असरात को पाकिस्तान भर में और गिलगित बल्तिस्तान में कुछ ज़्यादा इसलिए भी महसूस किया गया कि उसके असरात यहाँ ज़्यादा पड़ने वाले थे निस्बतन, क्योंकि हम दोनों पोल से बाहर अगर दुनिया में ग्लेशियर है, बर्फ़ है, तो वो गिलगित बल्तिस्तान का खिता है दुनिया में, वो पाकिस्तान में। और यही ग्लेशियर्स, यही पानी हमारे कितने अरब इंसानों को और दूसरी हयात को पानी देता है एशिया, वस्त एशिया के अंदर। तो इस पे असरात पड़ने लगे थे, और ग्लोव 1 जो मिनिस्ट्री ऑफ क्लाइमेट चेंज और UNDP ने इनको अदराक था कि हमें इस पे काम करना चाहिए। इन्होंने 2012 से गिलगित बल्तिस्तान में काम किया। अच्छा जाहिद हुसैन साहब, मैं आपसे ये भी जानना चाहूँगा कि ये जो जुलाई का महीना अभी चल रहा है, और पिछले साल भी हमने देखा कि जुलाई के महीने में बहुत ज़्यादा सैलाबी सूरत हाल रही, सैकड़ों घराने जो है बेघर हो चुके। इस साल भी क्या इम्कानात हैं, सैलाब की क्या सूरत हाल है? क्योंकि आज भी जगह जगह लैंड स्लाइडिंग और सैलाब की वजह से कराकोरम हाईवे भी बंद है, और 2 दिनों से हम देख रहे हैं कि मौसम बिल्कुल सर्द हो चुका है। ये तो वाज़ेह अलामत और इजहार है इस क्लाइमेट चेंज का कि हमारे खिते में आप देख सकते हैं कि हम जून के गर्म महीने में शुरू के पहले हफ्ते में हम स्वेटर पहनने लगे, इतनी सर्दी हो गई थी। और फिर बीच में इतनी गर्म हीट वेव्स आ गई कि गिलगित मुल्तान लगने लगा था, ठीक है। और अभी आप देख रहे हैं कि फिर वापस, तो ये रैपिड चेंजेस वेदर में आएंगी, और इन वेदर में ये जो चेंजेस हैं ये गुज़श्ता 30 साल के
मौसमियाती तगय्युर पजीरी का पैटर्न है जो हमें इस वक्त, और ये हमें मुतासिर करता रहेगा। बिल्कुल वेदर कंडीशंस जो है वो क्लाइमेट चेंज के ऊपर असरात मुरतब कर रहा है। साथ साथ आप काफ़ी अरसे से ग्लॉफ प्रोजेक्ट के साथ मुंसलिक हैं। ग्लॉफ 1 में भी आप कोऑर्डिनेटर थे और 2 में आप प्लानिंग एंड डेवलपमेंट की तरफ से कोऑर्डिनेशन एक्सपर्ट के तौर पर काम कर रहे हैं। तो क्या इकदाम उठा रहा है ग्लॉफ जो है? सर ग्लॉफ 1 चूँकि पायलट किया गया था कि हम ये गिलगित बल्तिस्तान में जहाँ उरके पिके में चतराल में कि क्लाइमेट चेंज का इम्पेक्ट हमारे ग्लेशियर्स और उसकी वजह से हमारी बाकी ज़िंदगी के तमाम शोबों पे बड़ा असर पड़ने लगा है, उसका इदराक होते ही गवर्नमेंट ने ग्लॉफ 1 को पायलट किया। उसमें यह था 3-4 ऐसी बहुत अहम चीज़ें थी, जिससे एक तो कि आपके ये जो माहौल जो बिगड़ चुका है, जो पायलट वैली थी बगरोट, उसके ग्लेशियर्स जो पिघल रहे हैं, उस क्लाइमेट को कैसे बहाल किया जा सकता है, उस इकोसिस्टम को कैसे दोबारा मुवाफिक बनाया जाए कि वो बढ़े ना तो कम से कम मज़ीद न पिघले और वो जो कुदरती निज़ाम है वो बहाल हो जाए। अच्छा, दूसरा ये था कि आप सैलाब को नहीं रोक सकते, क्योंकि ग्लेशियर्स का पिघलना या ग्लॉफ्स का होना सिर्फ मुकामी वजह नहीं है, ये आलमी वजह भी है। बिल्कुल, आलमी हिद्दत बढ़ गई है तो उसके असरात हम पे पड़ने वाले हैं। तो नुकसानात को कम किया जा सकता है, अलबत्ता सैलाब के नुकसानात को बिल्कुल नुकसान कम किया जा सकता है। नुकसान को कम करने के साथ साथ ऐसे इक़दामात करना कि आदमी जो वहाँ रहते हैं वो वहाँ रह सकें, हिफाजती इक़दामात ऐसे किए जाएँ, एडॉप्टेशन उसको हम कहते हैं कि पहले ठीक था, ये सारी चीज़ें हो सकती थी, यहाँ से गुजरा जा सकता था, फलां जगह खेती बाड़ी हो सकती थी। अब क्लाइमेट चेंज ने ऐसा करना नहीं दिया है, तो उसके उन हालात के मुताबिक ढा के लोगों को वहाँ आबाद रहने के काबिल बनाया जा सके और वहाँ लोगों को तरबियत दी जाए कि भाई ऐसी हालत खुदा न खास्ता कोई होती है तो उसको कैसे मुकामी तौर पे लोग मुकाबला करें। ग्लॉफ 1 प्रोजेक्ट को क्या समझते, कामयाब हुआ था? क्योंकि अब ग्लॉफ 2 प्रोजेक्ट चल रहा है, तो उसके क्या इंडिकेटर्स मिले हमें? बिल्कुल जनाब, वो कामयाब इसलिए करार दिया जा सकता है कि वहाँ जो प्रोजेक्ट ने अपनी मॉडलिटीज़ को जो कम्युनिटी बेस्ड थी, लोगों के साथ, मुकामी लोगों के साथ मिल के करने की, उनके नताइज अच्छे आ गए। इसलिए कि सैलाब तो आए लेकिन नुकसान नहीं हुआ है। पहले इंसानी जानें भी नुकसान होती थी, लेकिन ग्लॉफ प्रोजेक्ट की इंटरवेंशंस और अवेयरनेस के बाद सैलाब तो बड़े भी आए माजी के नस्बत, लेकिन जो प्रोटेक्टिव इंफ्रास्ट्रक्चर था उसने नुकसान से बचाया, ज़मीनें नहीं कटी। अच्छा, अवेयरनेस की वजह से लोग अवॉइड करने लगे कि नहीं अभी ये मौसम नहीं है बकरियां ले जाने का या फलां जगह से गुजरने का या दरिया किनारे बैठ के काम करने का। सही। तो वो सारी जो चीज़ें थी उससे फ़र्क ये पड़ा कि सैलाब तो आते रहे अब भी, लेकिन नुकसानात कम हो। अच्छा शाह साहब, ये भी बताएं कि आपने बगरोट का जिक्र किया। बगरोट से अक्सर हम देखते हैं कि यहाँ पे गिलगित की मार्केट में वो जो ठोस बर्फ़ के पीसेस काट के लाए जाते हैं, उसका कोई नुकसान भी होगा ग्लेशियर को या कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा? नहीं, फ़र्क तो पड़ सकता है। इस पे बहुत सवालात उठाए गए जब हम ग्लॉफ 1 में काम कर रहे थे। जब हम तो उस वक्त भी कम्युनिटी को अवेयर किया गया कि भाई ये तो बहुत जो पहले ज़्यादा होता था कम होने लगा। दूसरा, इसमें लेजिस्लेशन की ज़रूरत थी कि असम्बली में कोई ऐसा बिल पास हो कि इसको काट के लाके बाज़ार में फ़रोख्त करना जो है वो या किसी भी वजह से ग्लेशियर को काटना गैर कानूनी हो या उस पर कोई लाभ बना हुआ हो, तो उस पर काम हो रहा है। इंशाअल्लाह मेरा ख्याल है कि जल्द ही उसमें कोई वज़ा किया जाएगा कि उसके साथ। हाँ, बिल्कुल सही आप कह रहे हैं कि बहुत बड़ी तादाद में वो कट रहा है और फिर मजबूरी भी है लोगों की। हमने बहुत करीब बैठ के लोगों के साथ अवेयर। इसके फ़वाइद बहुत ज़्यादा बताए जाते हैं, ये जो बर्फ़ आता है कुदरती बर्फ़ की, इसके खाने से फ़ायदा होगा। वो मिथ्स हैं, वैसी बातें हैं, लेकिन इस तरह कह के ये बड़ा जुल्म हुआ है कि उस पर ज़्यादा हमला होने लगा है। अच्छा। ये इलाज के लिए भी सही। अच्छा शाह साहब, एक और सवाल आपसे जानना चाहूँगा कि शॉर्ट रन में कौन से ऐसे इक़दाम उठाने की ज़रूरत है जिसके ज़रिए हम अपने ओवरऑल माहौल को मुस्तहकम रख सकें?
یہ بہت اہم ہے. جو گلف 1 کے پائلٹ ویلی کے جو نتائج ہیں یا جو اس کی سکسیسز ہیں، اس کو گلف 2 جو ہے وہ 16 گلگت بلتستان کی وادیوں میں اس پہ کام کر رہا ہے، اسی ماڈل کو اسی طرح سے. تو 16 ایسی وادیاں ہیں ہماری گلگت بلتستان میں جن کو خطرہ لاحق ہے، جو گلیشیئرز کے قریب وہ وادیاں موجود ہیں. تو ان کو بھی ایسی صورتحال کا سامنا ہے، تو وہ سلیکٹڈ ہیں اور ان پہ وہی ماڈل جو پائلٹ ہم نے کیا تھا ان 16 وادیوں میں وہ ریپلیکیٹ ہو رہی ہیں 2019 سے. اور ماشاءاللہ بڑے اچھے کام اس کے نتائج نظر آ رہے ہیں. جیسا کہ ایسی وادیوں میں جہاں یہ پروجیکٹ ابھی نہیں گیا ہے، جو گلفس ہوئے اس سے بڑے نقصانات ہو گئے. ان 16 وادیوں میں گلفس ہوئے لیکن جانی مالی نقصان سامنے نہیں آیا. تو اس سے جو نتیجہ نکلتا ہے وہ یہ کہ جو گلف 1 کی ریپلیکیشن ہے 16 وادیوں میں، اس کے نتائج بہتر آ رہے ہیں. تو آخری سوال آپ سے جاننا چاہوں گا شاہ صاحب کی ظاہر گلف 2 بھی کام کر رہا ہے، انوائرمنٹل پروٹیکشن ایجنسی بھی کام کر رہی ہے، اور بہت سارے ادارے WWF شاید میں نام نہ لے سکوں، بہت سارے ادارے کام کر رہے ہیں انوائرمنٹ کے حوالے سے. تو گلوبل وارمنگ ایک بہت بڑا مسئلہ پوری دنیا کا، اس کا بھی امپیکٹ پڑ رہا ہے گلگت بلتستان میں. اور اگر ایسی صورتحال ہے تو گلگت بلتستان کے عام عوام کو یعنی عام شہریوں کو کس طرح کے اقدامات اٹھانے کی ضرورت ہے؟ ہاں، یہ ذمہ داری دونوں طرف ہے. ایک وہ عوامل جن کی وجہ سے یہ صورتحال پیدا ہو گئی ہے ہمارے کلائمیٹ میں، اور وہ لوگ جو متاثر ہو رہے ہیں. ٹھیک ہے، مقامی طور پہ ہم بھی اتنے ہی ذمہ ہیں کہ ہم ایک گلیشیئر کے قریب رہنے والے اپنے روزمرہ میں اپنے جو یوجولی جو ان کی زندگی جو ان سے وسائل ان سے گزر کے یا ان کے پاس بیٹھ کے اپنی زندگی، ان کا رویہ جو ہے اب چینج ہونا چاہیے. ان کو پتہ ہونا چاہیے کہ نہیں یہ ابھی ہماری توجہ کی ضرورت ہے اس کو اور اس پہ. اس کے لیے بہت ضروری یہ ہے کہ ہم لکڑی نہ جلائیں، ہم دوسری وہ تمام چیزیں جو اس گلیشیئر کے زندگی کے لیے خطرہ ہیں وہ نہ کریں. وہ اگر ہم نہیں کرتے ہیں تو پھر مالی اور معاشی، چونکہ وہ یہ بھی کہا جاتا ہے کہ یار یہ تو بڑی اپرچونٹی ہے، یہاں تو ٹورزم ہو سکتی ہے، پھر ہوٹل کھلتے ہیں، پھر گاڑیاں اور آنے لگتی ہیں. اس سب کو انفرادی طور پہ بھی اور سرکاری سطح پہ، قومی سطح پہ اس سب کو بیلنس کرنے کے لیے پالیسی اور کام کی ضرورت ہے. یہ بہت ضروری ہے. اور دوسرا، ہم یوجولی ہم انفرادی طور پہ کوئی اتنا زیادہ کیئر نہیں کرتے. یہ جو پلاسٹک ہے، شاپنگ بیگ ہے، اس کا استعمال ہم ترک تو کر سکتے ہیں نا. بالکل، ابھی بلکہ کمپین بھی چل رہی ہے اور اس پہ سختی بھی کی گئی ہے. اگر ایک شاپ پر کسی طرح سے آپ کے گلیشیئر کے اوپر جائے وہ وہاں، اور وہ تو صدیوں وہاں رہے گا، اور اس کے صدیاں وہاں رہنے کے جو عمل ہوں گے اس سے آپ جتنی بھی کوشش کریں اس گلیشیئر کی بیماری ختم نہیں ہو سکتی. بہت شکریہ شاہ صاحب، آپ نے اپنا وقت دیا اور اس موضوع کے اوپر یہ انتہائی اہم تھا. خاص طور پر ان مہینوں میں بہت زیادہ سیلابی صورتحال ہوتی ہے، تو آپ نے اپنا وقت دیا، ہمارے اسٹوڈیو تشریف لائے. ناظرین، یقیناً گلگت بلتستان کے باسی گلیشیئرز کے بیچ میں رہتے ہیں اور ہمیشہ سے ہی سیلاب جیسے خطرات کا شکار رہتے ہیں. تو ایسے میں عام عوام کو بھی اور حکومتی جو ادارے ہیں ان کو بھی اپنا بھرپور کردار ادا کرنے کی ضرورت ہے تاکہ ہم سیلاب کے نقصانات کو کم سے کم کر سکیں. اور اسی کے ساتھ مجھے اور شاہ صاحب کو آپ دیجیے اجازت. اپنا بہت سارا خیال رکھیں. اللہ نگہبان.